नमस्कार दोस्तों, आज के इस बेहद दिलचस्प एक्सप्लेनर में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो वाकई हैरान करने वाला है। हमारा मकसद ये समझना है कि 13वीं सदी की एक बेहद भ्रष्ट और कट्टर राजनीतिक व्यवस्था को एक असाधारण शख्सियत ने अपनी प्रशासनिक चमक और शुद्ध योग्यता के दम पर कैसे पार किया। अक्सर इतिहास की इन कहानियों में बहुत सी अहम बातें छुप जाती हैं, लेकिन आज हम तथ्यों और कूटनीति के चश्मे से देखेंगे कि असली सत्ता महलों में नहीं बल्कि काबिलियत से कैसे हासिल की जाती है। तो चलिए सीधे इस बड़े सवाल पर आते हैं। 13वीं सदी के उस कट्टर पितृसत्तात्मक समाज में एक महिला ने दिल्ली के तख्त पर कैसे राज किया? अब ज्यादातर लोगों को लगता है कि इसका जवाब शाही खून या खानदान में छिपा है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल नहीं है। इसका असली कारण था अर्थशास्त्र, प्रशासन और कूटनीति की एक ऐसी बेजोड़ समझ जो उस दौर के बड़े बड़े दिग्गजों के पास भी नहीं थी। ये कहानी है सिर्फ और सिर्फ योग्यता के दम पर शिखर तक पहुंचने की। तो आइए एक्सप्लेनर के पहले हिस्से से शुरुआत करते हैं। रज़िया की अनोखी शिक्षा। ये कहानी 1205 के आसपास बदायूं से शुरू होती है। रज़िया के पिता शम्सुद्दीन इल्तुतमिश, जो खुद शुरुआत में कुतुबुद्दीन ऐबक के गुलाम रहे थे, उन्होंने अपने जीवन के कड़वे अनुभवों से रज़िया के मन में एक बहुत ही गहरी बात बैठा दी थी। वो ये कि किसी भी इंसान की कीमत उसके जन्म या शाही परिवार से नहीं बल्कि उसके कर्म और उसकी काबिलियत से तय होती है। और ये बात कितनी दिलचस्प है ना, जब 1211 में ये परिवार नई राजधानी दिल्ली शिफ्ट हुआ तो रज़िया की ट्रेनिंग उस समय के सामाजिक नियमों से बिल्कुल अलग थी। एक तरफ जहां राजकुमारियों का जीवन सिलाई, कढ़ाई और महल की चारदीवारी तक ही सीमित माना जाता था, वहीं दूसरी तरफ रज़िया तीरंदाजी, घुड़सवारी, तलवारबाजी और कानून की बारीकियां सीख रही थीं। ये कोई टाइम पास शौक नहीं था, ये सेना और शासन को गहराई से समझने की एक बेहद मजबूत तैयारी थी। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे हिस्से पर, सत्ता का कड़वा सच। दरबार के उस माहौल में रज़िया चुपचाप अपने पिता के काम करने के तरीके को ऑब्जर्व कर रही थीं। उन्हें यह समझ आ गया था कि सत्ता का मतलब सिर्फ गद्दी पर बैठकर आराम फरमाना नहीं है, बल्कि मंगोलों जैसे खूंखार बाहरी दुश्मनों से अपने लोगों को बचाना एक बहुत भारी जिम्मेदारी है। वहीं दूसरी तरफ उनके भाई रुकनुद्दीन फिरोज जैसे लोग थे जो खजाने का पैसा सिर्फ नाच गाने और विलासिता पर पानी की तरह बहा रहे थे। अब यहाँ एंट्री होती है इस एक्सप्लेनर के मुख्य विलन की। जी हाँ, तुर्कान चहलगानी, यानी 40 बेहद ताकतवर कुलीन अमीरों, सेनापतियों और गवर्नरों का एक एलीट समूह। ये जानना बहुत जरूरी है कि इस ग्रुप को हमेशा गद्दी पर एक ऐसा सुल्तान चाहिए था जो अंदर से कमजोर हो, जिसे ये आसानी से अपने इशारों पर नचा सकें, और पूरी सत्ता की चाबी इन्हीं 40 लोगों की जेब में रहे। अब जरा इस एकता नामक भूमि व्यवस्था के खेल को ध्यान से समझिए। ये बहुत ही क्रिटिकल पॉइंट है। गवर्नरों ने इस प्रणाली का जमकर फायदा उठाया। वे किसानों से भयंकर टैक्स वसूलते, उस पैसे से अपनी खुद की निजी सेनाएं खड़ी करते और सुल्तान के खजाने में नाम मात्र का हिस्सा भेजते। इस खुले भ्रष्टाचार का सीधा सा मतलब था कि कृषि पूरी तरह बर्बाद हो रही थी और मुख्य सेना के पास खाने तक के पैसे नहीं बच रहे थे। इस लूट खसोट को देखते हुए रज़िया ने अपने आर्थिक सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट कर लिए थे। उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर किसान खुशहाल नहीं है तो साम्राज्य टिक ही नहीं सकता। इसलिए उनकी नीतियां एकदम सख्त थीं। बिचौलियों की लूट पर जीरो टॉलरेंस, सेना और खजाने की सीधी कमान सुल्तान के हाथ में, और एक ऐसी संतुलित कर प्रणाली जिससे किसानों में विद्रोह न भड़के। ये एक जबरदस्त विजन था। तो अब आते हैं तीसरे खंड की तरफ, 1 साल की असली परीक्षा। देखिए, विचारों और सिद्धांतों का होना एक बात है, लेकिन असली टेस्ट तो तब होता है जब उन्हें जमीन पर उतारा जाए। और ये मौका तब आया जब शाही परिवार पर अचानक एक बहुत बड़ा संकट टूट पड़ा और युद्ध की नौबत आ गई। घटनाओं की रफ्तार पर गौर कीजिए। 1229 में सबसे योग्य उत्तराधिकारी नसीरुद्दीन महमूद की अचानक मौत हो जाती है। इसके बाद 1231 में जब सुल्तान इल्तुतमिश को ग्वालियर सैन्य अभियान पर जाना पड़ा तो उन्होंने एक ऐसा फैसला लिया जिसने 13वीं सदी के समाज को पूरी तरह चौंका दिया। उन्होंने अपने बालिग बेटों को किनारे करते हुए पूरे 1 साल के लिए दिल्ली की कमान रज़िया के हाथों में सौंप दी। और इस 1 साल में जो हुआ वो प्रशासनिक जीत की एक बेमिसाल कहानी है। रज़िया ने रोजाना खुला दरबार लगाना शुरू किया, काधी के जरिए निष्पक्ष न्याय दिया और सबसे बड़ी बात, ग्वालियर में लड़ रही सेना तक बिना रुके रसद पहुंचाई। उन्होंने खजाने के एक एक पैसे का कड़क ऑडिट किया और रातों को खुद घोड़े पर सवार होकर शहर की गश्त लगाई। उन्होंने साबित कर दिया कि शासन में सिर्फ अनुशासन चलता है, सामने वाले का रुतबा नहीं।
और ये सब कोई मनगढ़ंत किस्से नहीं हैं। उस दौर के मशहूर फारसी विद्वान और इतिहासकार मिनहाज-ए-सिराज ने खुद अपनी किताब तबक़ात-ए-नासरी में लिखा है, रज़िया में एक राजा के योग्य सभी गुण मौजूद थे। वो सभी बेटों से कहीं अधिक योग्य थी। ये इस बात का एक सॉलिड ऐतिहासिक प्रमाण है कि रज़िया की प्रशासनिक क्षमता को उस समय भी एक सच्चाई के रूप में स्वीकार किया गया था। चलिए अब बढ़ते हैं एक्सप्लेनर के चौथे हिस्से पर, सुल्तान का साहसिक फैसला। जब 1232 में सुल्तान इल्तुतमिश अपना अभियान खत्म करके वापस लौटे तो उन्हें अपना खजाना भरा हुआ मिला और शहर में पूरी शांति थी। इसी परफॉर्मेंस ने इतिहास के उस साहसिक फैसले की नींव रखी। सुल्तान ने आधिकारिक तौर पर एक डिक्री जारी करके रज़िया को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जाहिर सी बात है, इस घोषणा से उन 40 अमीरों के कुलीन समूह में भयंकर हड़कंप मच गया। अब यहाँ समझने वाली बात यह है कि उनका ये गुस्सा सिर्फ जेंडर को लेकर नहीं था, बल्कि असली डर था उनका अवैध धन छिन जाने का। वे जानते थे कि रज़िया की ऑडिटिंग की आदत उनकी काली कमाई बंद कर देगी। एक महिला से आदेश लेना उनके अहंकार को तो चोट पहुंचा ही रहा था, लेकिन उनका लालच उन्हें उससे भी ज्यादा डरा रहा था। इन तमाम विरोधों के बीच सुल्तान इल्तुतमिश ने जो जवाब दिया वो इतिहास के पन्नों में अमर हो गया। उन्होंने कहा, मेरे बेटे सिर्फ दिखने में पुरुष हैं, उसका दिमाग, अनुशासन और समझदारी उनमें से किसी से भी कहीं श्रेष्ठ है। ये वाक्य लिंग के ऊपर योग्यता और मेरिट की एक बहुत बड़ी जीत थी। अब देखते हैं कि रज़िया ने इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया। वो बहुत अच्छे से जानती थीं कि पिता के जाने के बाद ये भ्रष्ट अधिकारी जरूर हमला करेंगे, इसलिए उन्होंने पहले से ही मास्टर स्ट्रोक खेलना शुरू कर दिया। व्यापारिक रास्तों को सुरक्षित करना, व्यापारियों को लूटने वाले भ्रष्ट सैन्य अधिकारियों को सजा देना और सबसे अहम, निचले स्तर की सेना और दिल्ली की आम जनता के साथ एक सीधा और मजबूत कनेक्शन बनाना। और अब एक्सप्लेनर का आखिरी और सबसे रोमांचक खंड, साजिश और जनता की अदालत। वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता और सुल्तान का स्वास्थ्य लगातार गिर रहा था। अब सत्ता का ये संघर्ष महलों के बंद कमरों से निकलकर दिल्ली की सड़कों पर आने वाला था। अप्रैल 1236 के आखिर में सुल्तान के निधन के तुरंत बाद वो हुआ जिसका डर था, एक भयंकर विश्वासघात। सुल्तान की वो वसीयत फाड़ दी गई जिसमें रज़िया का नाम था। शाह तुर्कान ने अमीरों को भारी रिश्वत दी और सारी योग्यता को किनारे रखकर बिल्कुल अयोग्य रुकनुद्दीन को दिल्ली के तख्त पर बैठा दिया। ये पूरे साम्राज्य के मुंह पर एक तमाचा था। रुकनुद्दीन के आते ही वही हुआ जिसकी उम्मीद थी। खजाना खाली होने लगा, करप्शन आसमान छूने लगा और विरोधियों की हत्याओं का भयानक दौर शुरू हो गया। पूरा शहर खौफ में था। लेकिन इन सब के बीच रज़िया ने गजब का धैर्य दिखाया। वो चुपचाप हालात पर नजर रखे हुए थीं। वो जानती थीं कि बिना जवाबदेही और खुले कानून के ये भ्रष्ट ढांचा अपने आप गिरेगा और जनता का गुस्सा धीरे धीरे उबलने लगा था। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा और इतिहास को पलट कर रख देने वाला सवाल पैदा होता है। जब अन्याय ने सारी हदें पार कर दी तो रज़िया ने उन भ्रष्ट अमीरों के सामने झुकने या कोई बंद कमरे की डील करने के बजाय सीधे बाहर आकर दिल्ली की आम जनता से न्याय की गुहार लगाई। सोचिए जरा, क्या होता है जब एक सच्चा नेता एलीट सिस्टम को दरकिनार करके सीधे जनता से अपील करता है? क्या असली ताकत महलों की मजबूत दीवारों के पीछे छुपकर की गई साजिशों में है, या अंततः वो हमेशा आम जनता के ही हाथों में होती है?